ठीक है। आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। साइट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये पूछेंगे, साइट मैनेजमेंट से इस टर्म से क्या समझते हैं, तो एक्सप्लेन कीजिएगा। एनीवन? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोई की प्लान है, और यहाँ पे आप अगर चेकआउट करो तो की प्लान क्या होता है। एक तो आपका जो नॉर्मल प्लान होता है जहाँ पे सारा रूम्स वगैरह का डिटेल होता है, रूम, किचन, वॉशरूम, हॉल। ठीक है। जो की प्लान होता है वो आपका आउटर टू आउटर बताता है। जैसे कि अगर एक पूरा प्लॉट है एक बड़ा एरिया पे, तो कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे पार्क है, कहाँ पे रोड होगा, जहाँ पे नया बिल्डिंग बनाना है या फिर कोई करंट बिल्डिंग है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। तो उस टाइप से जो इस तरीके का प्लान होता है इसको बोलते हैं की प्लान। क्लियर? आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चले तो साइट मैनेजमेंट में आपको जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है मोबिलाइजेशन एंड जॉब लेआउट, जिसमें आएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ की प्लान, जॉब प्लान, mobilization of construction site, role of owner, contractor and designer, organization chart for private and government body, work breakdown structure and turnkey operation। ठीक है, इतना आपका फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। क्लियर? तो आज हम लोग इसी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ तक। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट टॉपिक से। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ की प्लान एंड जॉब प्लान इन सिविल इंजीनियरिंग। In civil engineering, the concept of key plan and job plan is similar to their general project management concept with some difference in their application। जो की प्लान होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, वो क्या होता है, एक तरह का मैप या ड्राइंग होता है जिसमें सारे फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट लिखा हुआ रहता है। जैसे कि साइट का बाउंड्री रहेगा, बिल्डिंग्स रहेगा, रोड रहेगा, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो की प्लान क्या प्रोवाइड करता है कि वो ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्कोप बताता है, लोकेशन बताता है और हेल्प करता है प्रोजेक्ट टीम को कि उस प्रोजेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेंट्रेंट्स को फुलफिल करने में। क्लियर? तो देखो, यहाँ अगर गूगल में जो सर्च किए, यहाँ पे आपको कुछ की प्लान दिखेगा। जैसे कि इस तरह का रूट मैप्स होता है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और एक यहाँ पे थोड़ा सा इमेज ब्लर ब्लर है, बट आपको इसमें एक चीज समझ में आएगा कि ऐसा मैप जहाँ पे आपको सारा रूट्स दिखे कि कहाँ कहाँ से आपका मेन रोड है, कहाँ से आपका कनेक्टिंग रोड है, बिल्डिंग्स कैसा है, पार्क कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है, उसका कनेक्टिंग रूट क्या है। इस तरह का जो प्लान होता है ना, यही आपका कहलाता है की प्लान ऑफ प्रोजेक्ट। जो एक प्रोजेक्ट में हम लोग सारे जिस जैसे आप मान के चलो कि किसी भी अगर हम एक सोसाइटी को डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ इसी तरीके का मैप बनेगा जो आपका कहलाएगा की प्लान ऑफ प्रोजेक्ट। फिर हर एक बिल्डिंग का अलग से फिर उसका प्लानिंग बनेगा। ठीक है, जो हम लोग ऑटो कैड में बना रहे थे। क्लियर? ये होता है की प्लान। जॉब प्लान। Job plan in civil engineering is a detailed document that outlines the specific tasks and activities required to complete a particular aspect of project, such as excavation, found, foundation, farming, roofing, फिनिशिंग वर्क। तो जॉब प्लान क्या कहेगा, क्या कहलाएगा आपको, कि जैसे आपको एक प्लान तो मिल गया कि जॉब लेआउट क्या है, कि हमको कैसे कैसे काम करना है, वो हमारा जॉब प्लान पे मेंशन होगा। तो सबसे पहला काम किसी प्रोजेक्ट का क्या होता है, साइट क्लीनिंग और एक्सकेवेशन। उसके बाद हम लोग फाउंडेशन का काम करते हैं, कॉलम कास्टिंग के लिए हम लोग फ्रेमिंग लगाएंगे। ठीक है, ये फ्रेमिंग उसी को डिनोट कर रहा है। रूफिंग का काम होगा, फिर फिनिशिंग वर्क होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है वो हमारा जॉब प्लान में आता है। ठीक है। तो जॉब प्लान एक आपको पूरा डिटेल रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आप उस
इंडिविजुअल टास्क को किस किस स्टेप को कंप्लीट करते हुए पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिएगा। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो वो एक तरह से टिक मार्क होते चलता है, तो आप आराम से सारे प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं अगर एक आपके पास जॉब प्लान रहेगा तो। ठीक है। और साथ ही साथ मान लो अगर आपको किसी भी जैसे एक्सकवेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, गड्ढा करने गए आपको वहां पे क्या हो गया कि पत्थर मिल गया, ठीक है, पथरीला जगह है, मशीन नहीं चल रहा है, तो वहां पे वो मार्क होगा ना। तो जो भी दिक्कत भी आएगा वो भी हम लोग जॉब प्लान पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। साथ ही साथ जॉब प्लान क्या इंक्लूड करता है कि जितना भी वर्क स्पेसिफिकेशन होगा वो सारा जॉब प्लान में मेंशन होगा, मटेरियल का रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट, टूल्स, वर्कफोर्स मतलब जितना लेबर आपको रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि सारा स्पेसिफिकेशन है तो हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशन का टाइमलाइन भी मिल जाएगा। ठीक है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज एनी डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क इंक्लूडिंग एनी environmental regularity और safety requirements that needs to be considered। तो जॉब प्लान को देख के आपको ये भी साथ ही साथ क्या पता चलेगा कि हमें जो काम करना है वो किसी और काम के साथ तो डिपेंडेंट नहीं है। जैसे जो हम लोग अगर फील्ड वर्क को अगर देखें तो वेदर कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग क्या करते हैं गर्मी और बरसात के टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कास्टिंग का काम हो सके उतना हम लोग उसको निकाल लें। जैसे जितना भी ढलाई का काम हुआ, छत का कास्टिंग हुआ, कॉलम हुआ, बीम हुआ, ये सब कास्टिंग वाला काम कर ले ताकि हमारा रूफ रेडी हो जाए। उसके बाद जब बरसात आएगा तो उसमें क्या काम होगा कि अंदर का जितना भी वॉल वगैरह है ब्रिक वर्क कर लेंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनता है, ब्रिक वर्क का काम हो जाएगा, प्लास्टरिंग का काम हो जाएगा, क्योंकि छत ढला हुआ रहेगा अंदर में तो हम फिनिशिंग का काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। रेगुलरिटी मतलब पेपर वर्क वगैरह भी हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करके फुलफिल कर सकते हैं। और किसी काम का अगर सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम लोग जॉब प्लान में मेंशन करके उसको भी हम लोग फुलफिल करते हैं। क्लियर। बोथ द की प्लान एंड जॉब प्लान आर क्रिटिकल टू the success of a civil engineering project. The key plan provides an overview of the project scope, while the job plan provides a detailed roadmap for completing individual tasks, activities within the project. Both plans are used together to ensure that the project is completed efficiently, safely, and to be required standard। कहने का मतलब कि जो आपका की प्लान है और जो जॉब प्लान है ये बहुत ही क्रिटिकल है आपको किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में, ये आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत हेल्प हो जाता है। जो आपका की प्लान है वो क्या बताएगा कि एक ओवरव्यू बताएगा किसी भी प्रोजेक्ट का, और जो जॉब प्लान है वो क्या बताएगा पूरा डिटेल्ड रोड मैप, हर एक काम को आप कैसे कंप्लीट करोगे और हर एक एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करोगे वहां पे। बोथ प्लान मतलब की प्लान और जो जॉब प्लान है दोनों ही यूज होता है साथ में प्रोजेक्ट को कंप्लीटली इफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए, सेफली कंप्लीट करने के लिए, और जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके नॉर्म्स में रहते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है। एक इसमें इमेज भी है आपको यहाँ पे शो करेंगे। देखो, मान लो ये हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो क्या होगा कि बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सब जो होता है उसमें होता है कि हम लोग पहले रोडवेज बना लेते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल रखेंगे वो सारा चीजें हम लोग एडजस्ट करते हैं पहले। ठीक है। जैसे ब्रिक और टाइल्स का हम लोग यहाँ पे रखेंगे 20 मीटर के लेंथ तक में, उसके बाद जो गिट्टी आएगा वो यहाँ पे अरेंज होगा, सीमेंट वगैरह जो रहेगा यहाँ पे स्टोर रूम बना के रखना पड़ेगा क्योंकि इसको खुला में नहीं रख सकते हैं। फिर साइड का एक ऑफिस होगा, ठीक है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी होगा। जो मेन है आपका जो इस साइड है आपका मेन रोड, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ये किया हुआ फेंसिंग। फेंसिंग कहने का मतलब कि हमने तार से कोई बाउंड्री कर ली है सेफ्टी के लिए। ठीक है। और इस जगह पे हम लोग री स्टील रखेंगे, मतलब सरिया जो रखा है वो यहाँ पे रखा है। यहाँ से एंट्रेंस है,
तो इस जगह पे सिक्योरिटी रूम होना चाहिए। साइट ऑफिस भी हम लोग बाहर की तरफ ही रखते हैं, समझे। एक एग्रीगेट स्टोर इधर है, एक यहाँ पे है। जो यहाँ पे काम करेगा तो लेबर लोग के लिए रहने के लिए भी थोड़ा जगह होना चाहिए, तो वो ये वाला एरिया अलग से है। ब्रिक एंड टाइल्स इधर है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है। तो जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं तो इसी तरीके से वर्क होता है। ठीक है। ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलाइजेशन वर्क। Mobilization of construction site refers to the process of preparing a site for construction activities, including the setup of temporary facilities, equipment, and material. The mobilization process is critical to the success of a construction project as it sets the foundation for all subsequent activities and can impact the project's timeline and budget. अगर हम आपको एग्जांपल में समझाएं तो अभी एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट रांची में बना है। अब उतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर बना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कहीं से भी कुछ भी काम स्टार्ट कर देंगे। जो साइट पे जो काम स्टार्ट होगा तो वहां पे हमको साइट को प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। और वो जो मैनेज करने का मतलब है कि हमको वहां पे कुछ टेम्पररी सेटअप्स करना पड़ेगा, कुछ फैसिलिटीज वहां पे पहले से बनाना पड़ेगा। जैसे कि इंजीनियर वहां पे जो सारा सुपरवाइजरिंग करेंगे, उनको रहने के लिए वहां पे स्पेस चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ताकि जितना भी वहाँ उस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट सब है वहां पे रह सके, सारा लेआउट रह सके। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका प्लान ऑलमोस्ट 60 पेज 70 पेज 80 पेज का वो पूरा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। ठीक है। हर एक चीज का अलग अलग से लेआउट होता है। अब पूरा जो हाई कोर्ट बना, वो हाई कोर्ट एक बिल्डिंग नहीं है, वैसा वैसा वहां पे बहुत सारा अंदर में छोटे छोटे अलग अलग हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बनाया गया है। साथ ही साथ आपका जितना भी कोर्ट के जज है उनके लिए अलग से वहां पे क्वार्टर बनाया गया है। वकील लोग के लिए अलग से क्वार्टर बनाया गया है। स्टाफ के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, एड ऑन सर्विसेज के लिए है, कुछ गेस्ट रूम्स है, गेस्ट हाउस है। तो हर एक के लिए अलग अलग लेआउट है, तो उतना सारे का प्लान, तो वो सबको रखने के लिए एक अलग से रूम चाहिए जो मेन ऑफिस होगा। तो उस टाइप से जब काम होता है, जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, तो वहां पे मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो मोबिलाइजेशन कहने का मतलब यही है कि साइट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग एक रूट मैप बनाते हैं जिसमें सारा एक्टिविटीज इंक्लूड होगा, और वहां पे हम लोग टेम्पररी सेटअप करते हैं। टेम्पररी सेटअप करते हैं तो कैसे करेंगे। अब वो टेम्पररी सेटअप कहने का मतलब है कि जो रूम वगैरह बनाएंगे वो सारा आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में तो कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो फिर लास्ट में हमको तोड़ना है। टेम्पररी सेटअप तो ऐसे ही होता है। कोई नहीं देख कोई नहीं देखे हो। देखो इस तरीके का कंटेनर होता है, तो ये क्या होता है ना कि ये एक तरह का टेम्पररी स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे भी साइट वर्क पे काम होता है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स पे, तो ऐसा ऐसा कंटेनर हम लोग डायरेक्ट रेडीमेड है ये सारा। अंदर में ये रूम है, यहाँ पे खिड़की वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे डोर है, इसी में वॉशरूम भी बना हुआ रहता है। तो इंजीनियर्स के लिए, ऑफिस के लिए हम लोग ऐसा ऐसा कंटेनर ही मंगा लेते हैं, क्योंकि इससे क्या फायदा है कि हमको इस पे लॉस नहीं होता है। अगर आप एक अलग से टेम्पररी रूम वगैरह बनाओगे तो उसमें क्या है कि पैसा लगेगा, फिर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा जब उसको तोड़ोगे। प्लस मेन चीज है कि उसको बनाने में टाइम लगेगा, लेबर लगेगा। ये है बना बनाया है, डायरेक्ट लेके आते हैं साइट पर रख लेते हैं, फिर ये रहने के लिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे देख भी रहोगे इस कंटेनर में ही यहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो जैसा रिक्वायरमेंट वैसा काम। क्लियर। इसको क्लोज करते हैं। तो सेटअप हम लोग अपने हिसाब से
वहां पे करते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक जेओटी में पूछता है, तो ये सब एकदम हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। मोबिलाइजेशन, की प्लान, जॉब प्लान, ठीक है। तो सब टिप्स इन्वॉल्विंग इन द मोबिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये की स्टेप्स है। पहला क्या होता है, साइट प्रिपरेशन। बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैन बिगिन, द साइट मस्ट बी प्रिपेयर। दिस इंक्लूड क्लीनिंग ऑफ द लैंड, grading the site, and ensuring that the site is accessible। कहने का मतलब, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसी भी साइट को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब क्या, जितना भी कचरा वगैरह है, ऊपर का ग्रीनरी है, वो सब को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर उसको ग्रेडिंग करते हैं, उसको बांटते हैं, और कोशिश करते हैं ऐसा बांटे कि हर एक पॉइंट एक्सेसिबल हो। जैसे कि वापस इस इमेज पे आएंगे, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे फील्ड इतना मेरे पास खाली था, तो हम यहाँ पे ऐसा इसका रूट मैप बनाया है, जॉब लेआउटिंग किए हैं कि हर एक जगह से आपको एक्सेसिबल हो। गिट्टी इधर भी रखे, इधर भी रखे, बीच में रोड रखे, जिसको इधर का काम है, ऐसा थोड़ी ऐसे घूम के आएगा लेके, तो फिर हमको इसको लाने में भी तो टाइम लगेगा, लेबर लगेगा। तो एक स्टोरेज इधर भी रखे एग्रीगेट का, एक इधर भी रखे, एक ब्रिक टाइल्स के लिए इधर रखे, एक इधर रखे, ताकि इस साइड से हमको यहाँ से एक्सेसिबल इजी हो, इधर से हमको इस साइड के लिए यहाँ से एक्सेसिबल इजी हो। रेनफोर्स्ड स्टील, मतलब जो सरिया है वो यहाँ पे रखा हुआ, तो साथ ही साथ इस साइड पे रखे, ठीक है। सो दैट हमको लाने में ले जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो हर एक चीज कंस्ट्रक्शन साइट से एक्सेसिबल हो। और साथ ही साथ ये जो मेन रोड होगा यहाँ, ये भी हमको इंश्योर करना है कि ये रोड भी आपके पास जितना भी गाड़ी से सामान आ रहा है, तो गाड़ी आने का जगह भी तो होना चाहिए। एंट्रेंस वगैरह भी हम लोग उस अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, ठीक है। टॉयलेट वॉशरूम यहाँ पे जितना भी दिख रहा है, सब लाइन डायग्राम से बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जीआई सीट से ये सारा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रिक वर्क करके एकदम बढ़िया से घर जैसा बना रहे, नहीं। टेम्पररी स्ट्रक्चर है, टेम्पररी जैसा ही बनाएंगे, ठीक है। वापस आते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया, मोबिलाइजेशन का स्टेप्स में पहला साइट प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, साइट प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, कि साइट को क्लीन करना, ग्रेडिंग करना, और इंश्योर करना कि साइट चारों तरफ से एक्सेसिबल है। दूसरा, अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी फैसिलिटीज सेटअप करेंगे। तो टेम्पररी फैसिलिटीज सच एज कंस्ट्रक्शन ट्रेलर्स, साइट ऑफिस, restroom, storage area need to be set up on the site to provide a safe and efficient working environment for the worker। सेम चीज लिखा हुआ जो ये समझा है। तीसरा है मटेरियल हैंडलिंग। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज concrete, steel, lumbers need to be delivered to the site and stored in an organized and secure manner to prevent damage or theft। मटेरियल हैंडलिंग में क्या होता है ना, बहुत बार देखोगे कि कहीं से सरिया गायब हो जा रहा है, कहीं सीमेंट खराब हो जा रहा है। तो मटेरियल हैंडलिंग उसी को है कि जहाँ पे आप अगर सीमेंट रख रहे हो, तो अभी बताया कि वो खुला में नहीं रखेंगे, वो पैक जगह में रखेंगे, नीचे से मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। तो वो सारा चीजें यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है। साथ ही साथ सारा चीज सिक्योर होना चाहिए, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज आएगा मटेरियल हैंडलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, इक्विपमेंट सेटअप। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सच एज क्रेन, excavator, bulldozer need to be brought to the site and assembled। अब assembled एक टर्म यहाँ पे आ गया, ये किस लिए लिखा है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो क्रेन्स होते हैं ना, उसका वेट होता है। तो एक बार शो करते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। जो क्रेन हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, देखो अगर यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस इमेज पे आते हैं, ऐसा ऐसा जो क्रेन लगता है, तो क्रेन के साथ क्या है कि ये सारा फ्रेम, इसका जितना भी
क्या क्यों आ रहा है, इसको बड़ा ओपन करते हैं। ये देखो, तो ये क्रेन ऐसे पूरा गोटा एक ही बार में नहीं आता। साइड पे लेके आते हैं सारे एंगल्स को, और इसको एज इट इज हम लोग फिर से साइड पे लाके जोड़ते हैं। तो क्रेन के साथ क्या है कि एक साइड में आपका वेट रहेगा, एक साइड में हुक रहेगा। ठीक है, तो ये वेट भी अलग से आता है और हुक ही आपको टो करके ऊपर लेके जाए। ठीक है, मटेरियल ऊपर ले जाने के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग लाके सेटअप करेंगे। और कुछ क्रेन ऐसा होता है जो फिक्स होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से लगा हुआ होता है। ये सारा पाइप्स वगैरह को लेके मूव करने के लिए। ठीक है, तो इससे एक इमेज ये देख लो। जितना भी हाई राइज बिल्डिंग होता है बिना क्रेन का काम ही नहीं होगा, क्योंकि इतना मटेरियल को अगर हम आदमी से ऊपर लेके आए तो वो थक जाएगा, और दूसरा है कि उतना एफिशिएंट नहीं होगा। बट अगर हम क्रेन सेटअप करते हैं तो डायरेक्ट हुक से ही उसको हम लोग लिफ्ट करके ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीजें का जो सेटअप होगा ये सब हमारा किस में आएगा, इक्विपमेंट सेटअप में आएगा। क्रेन हो गया, एक्सकवेटर हो गया, एक्सकवेटर तो समझ रहे हो। बुलडोजर हो गया। बुलडोजर कहाँ काम आता है, जहाँ पे हमको जमीन में या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे कॉम्पैक्शन करने के लिए बुलडोजर यूज होता है। ये सारा चीजें हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट साइट पे लेके आते हैं और असेंबल करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपमेंट सेटअप। Equipment maintenance and inspection programs should also be implemented to ensure that the equipment is in good working condition। और जो इक्विपमेंट हम लेके आएंगे वो हमारा वर्किंग कंडीशन में, अच्छे वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। और अगर इन केस कुछ उसमें खराबी आता है तो उसको रिपेयरिंग के लिए भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंट to ensure that equipment is in good working conditions। क्लियर। इसके बाद ये भी एक मेन पॉइंट है कि सेफ्टी मेजर्स भी हम लोग चेक करते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स सच एज इंस्टॉलिंग फेंसेस, वार्निंग साइंस, establishing a traffic control plan, and providing personal protective equipment to workers need to be implemented to minimize the risk of accident and injuries। देखो, पीपीई एक अलग टर्म है। ये क्या होता है कि साइट पे ना हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हेलमेट प्रोवाइड करते हैं, जैकेट प्रोवाइड करते हैं, जूता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेदर शूज। कि अगर कुछ ये तीनों चीजें आपका किस में आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स कहने का मतलब सिर्फ ह्यूमन का सेफ्टी नहीं है, इसके साथ ही साथ आपका जो साइट चल रहा है, साइट पे भी कुछ चोरी वगैरह ना हो जाए तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो हम लोग सब तरफ से फेंसेस इंस्टॉल करते हैं, कहने का मतलब कि चारों तरफ से बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, और वार्निंग साइन लगाते हैं। वार्निंग साइन कहने का मतलब क्या, देखोगे कि कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में लिखा हुआ होता है कि ये डेंजर जोन है या कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस है। तो उस तरीके का जो साइन बोर्ड होता है, चेक करते हैं, कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस बोर्ड। ठीक है, देखो वर्क इन प्रोग्रेस है, कॉजन एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये सारा हम लोग लगाते हैं। रोड्स में देखोगे ये सारा चीजें लगता है। ठीक है, तो ये हो गया पीपी। देखो, इस तरीके का सूट होता है। ये हम लोग क्यों देते हैं, जनरली आप देखोगे ऐसा सूट, ये वाला ये वाला जैकेट। इसमें क्या होता है ना, इसमें रेडियम लगा हुआ होता है, तो नाइट वर्क यहाँ पे होता है ना, तो ये रेडियम दूर से ही दिखता है कि हाँ, रात में भी ये चमकता है तो दिखता है कि हाँ कहीं पे आदमी है, ये वहाँ काम हो रहा है या वहां पे आदमी कुछ कर रहा है। ठीक है, अगर इन केस हर साइट पे क्या होता है कि अटेंडेंस बनता है,
तो नाइट ड्यूटी दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, सारा चीज विजिबल है। बट नाइट में क्या हुआ कि अगर 50 आदमी काम कर रहा है तो अटेंडेंस तो हुआ 50 आदमी का, लेकिन जब सुबह में देख रहे हैं और सुबह होने से पहले जब वो लोग का टाइम खत्म हुआ तो वापस अटेंडेंस होता है, तो उसमें मान लो एक आदमी कम है, कैसे पता चलेगा? अब अंधेरा में कैसे खोजेंगे? तो अगर वो जैकेट पहना हुआ रहेगा ये वाला तो दूर से ही दिखता है। ठीक है, जैकेट हो गया, हेलमेट हो गया, ये सारा प्रोटेक्टिव गियर्स होता है, इसको पीपीई बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्लियर? ट्रैफिक कंट्रोलिंग प्लान होता। लास्ट है हमारा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब क्या, कि जो मोबिलाइजेशन प्रोसेस शुड बी केयरफुली कोऑर्डिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल to ensure that the site is ready for construction activities to begin on time। तो सिंपल चीज, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर प्रोजेक्ट में डिले होगा। सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वर्कर्स, ये लोग के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो सुपरवाइजर होता है, स्टोर मैनेजर होता है, अब स्टोर मैनेजर सामान ही नहीं इशू करेगा तो साइट मैनेजर उसको कैसे, साइट इंजीनियर उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा? ठीक है, तो मटेरियल भी होना चाहिए। मटेरियल का लोडिंग अनलोडिंग, उसका लिस्टिंग, ये सारा चीज ऑन टाइम ऑन प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट कि प्रोजेक्ट आपका कोऑर्डिनेशन में काम हो सके और जिस शेड्यूल टाइम में दिया गया है उस टाइम में उस काम को स्टार्ट कर सके और खत्म कर सके। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल है। आगे आते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। मोबिलाइजेशन वर्क, की प्लान, जॉब प्लान, 3 टॉपिक क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अगला है हमारा जॉब लेआउट। देखो ये सब जो चीजें है ना, सब एक दूसरे से सब मिला जुला ही है, बस आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका आना चाहिए। जॉब लेआउट क्या होता है? Site layout is the plan of the construction site. It shows the area and the exact location for placing the resources required in the work. It also indicates the place for offices, godown, workshop, accommodation, etc. Beside this, it shows the existing relationship of the site with its surrounding in respect of communication, approach, existing facilities। अगर आप सिस्टमेटिकली अगर आप देखो एक साइट को, तो क्या होता है कि वो एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल इनसफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। जो भी मटेरियल का सप्लाई हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि एकदम, अभी अगर ब्रिक वर्क है तो हम अभी ब्रिक वर्क हो रहा है और हम कास्टिंग के लिए और उसका प्लास्टरिंग के लिए मटेरियल मंगा लिए, ऐसा नहीं होता है। जो काम चलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग साइट पे मटेरियल लेके आते हैं, कि काम में दिक्कत भी ना आए। और ऐसा नहीं कि हम पूरा बिल्डिंग का मटेरियल एक ही बार में ला के रख दिए, अब मटेरियल रखने में ही सारा एरिया कवर हो गया कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें। ठीक है, तो जितना जरूरत होता है उतने हम लोग मंगाते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल ही हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई में रखते हैं। हैव एन इजी एक्सेस टू मटेरियल एंड टू चेक इट्स वेस्टेज एंड डिटोरेशन। हम लोग मटेरियल को ऐसा सेट करते हैं जॉब लेआउट में कि वो आराम से इजिली एक्सेसिबल रहे, वेस्टेज ना हो और खराब ना। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग कभी कंस्ट्रक्शन देखोगे छोटा मोटा, क्या करता है ना लेबर लोग की, मसाला बनाया, टाइम हो गया शाम का, अब मसाला में बालू मिला के छोड़ दिया कि चलिए अगला दिन इसी को काम में ले लें, तो उसका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ खराब हो रहा है ना, मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है। तो उतना ही बनना चाहिए मटेरियल, कि जितना आपका वर्किंग आवर है उसमें सारा मटेरियल यूज हो जाए, वेस्ट ना हो।
अगर आप अच्छे से साइट लेआउट बनाओगे, साइट लेआउट जो बनेगा उसमें क्या होगा कि अगर साइट लेआउट बढ़िया है तो प्लांट तक पहुंचने के लिए जितना भी हेवी इक्विपमेंट्स आएगा वो कम से कम मूवमेंट में पहुंच जाए। अब मान लो यहाँ पे जैसे लेआउट है, आप यहाँ पे ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है, इस साइड ब्लॉक है, और यहाँ पे आप बना दिए ब्रिक और टाइल्स रखने के लिए जगह, ठीक है। आप इधर से आप लेके आ रहे हो, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे लाके रख रहे हो, फिर ऐसे लेके जा रहे हो अपना हेवी व्हीकल को, तो ये पूरा एरिया डिस्टर्ब हुआ ना। तो इसलिए हम लोग सारा चीज ऐसा अरेंज करेंगे कि ज्यादा गाड़ी का मूवमेंट ना हो। गाड़ी का ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि एरिया हमारा थोड़ा फ्री रहेगा, तो हम लोग इसको भी यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे जॉब जॉब लेआउट बनाते हैं। अवॉइड कंफ्यूजन एंड रिड्यूस एक्सीडेंट। अगर आप जॉब लेआउट अच्छा से बनाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्सीडेंट्स नहीं होगा। हैव अ टेडी आउटलुक टू फैसिलिटेट द इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल। अब देखो ये जैसा बना हुआ है, आप आराम से यहाँ से घूमे, एक नज़र में सारा चीज देख लिया, आप एक बार इंस्पेक्शन कर लिए। अगर यही हौच पौच रहता तो आपको एक बार में समझ ही में नहीं आता कि मटेरियल कौन सा किधर है कितना है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा जॉब लेआउट बनाते हैं। ये सारा चीजें आप अगर एक बार राउंड लगा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा चीज सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, और मटेरियल कुछ गायब हो रहा है कि नहीं। तो हर एक चीज व्यूइंग एंगल में रहता है। क्लियर। The layout satisfying maximum of this condition increase efficiency and thus productivity। अगर आपका बनाया हुआ जॉब लेआउट, मतलब ये जो आपका जॉब लेआउट बना हुआ है, ये अगर ये सारे चीजों को फुलफिल करता है, जैसे कि मटेरियल का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा अवेलेबल, उसका ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, डिटोरेशन नहीं होगा, हेवी इक्विपमेंट्स का मूवमेंट कम से कम हो, किसी में कंफ्यूजन ना हो, एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो सके, ना हो। पहले तो फोकस रहता है कि एक्सीडेंट हो ही नहीं, अगर हो, अगर इन केस होता है तो उसके लॉस कम से कम हो, और इंस्पेक्शन को आप आराम से एक ही बार में लुकआउट कर सको। तो इस तरह का लेआउट अगर है तो काम जल्दी जल्दी होगा, बढ़िया से होगा, प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। सच अ लेआउट इज नोन एज ऑप्टिमम लेआउट। ऑप्टिमम कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद होता है वैसा लेआउट, ठीक है। अब देखो साइट लेआउट भी डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर्स पे, जैसे ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग साइट लेआउट। सबसे पहला तो लोकेशन ऑफ साइट की लोकेशन कैसा है। दूसरा अवेबिलिटी ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे हम जितना इतना सारा एरिया अलग अलग से बनाए हैं, अब ये एरिया रहेगा ही नहीं। जब ये स्पेस रहेगा ही नहीं, बगल में किसी और का प्लॉट, इधर किसी और का बिल्डिंग, इधर किसी और का बिल्डिंग, ठीक है, और वो जगह ही नहीं दिया, तो आप इस तरीके से तो इतना फैल के काम नहीं होगा ना, तो फिर और इसमें कम करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे 20 मीटर हम रखे ब्रिक्स वगैरह रखने के लिए, 30 मीटर लेबर हाउसिंग के लिए रखे, तो हमको कहीं ना कहीं इसको घटाना पड़ेगा, फिर अलग से इसको फिर से हमको मैनेज करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो इफेक्ट करेगा ना, स्पेस होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ स्पेस। एक्सेस टू द साइट, साइट पे आने जाने के लिए आराम से एक्सेस होना चाहिए। बल्क मटेरियल रहना चाहिए। अगर बल्क में मटेरियल नहीं रखोगे तो बार बार आपको मटेरियल मंगाना पड़ेगा। और बल्क मटेरियल कहने का मतलब क्या, कि इतना भी नहीं कि एक्सेसिव हो जाए कि मटेरियल खराब हो जाए, सीमेंट बैग में ही पूरा हार्ड हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, टाइल्स मंगा लिए हैं, अब वो तो रखा हुआ रह जाएगा, एरिया खींचेगा,
क्योंकि ये सब फिनिशिंग का चीज है ना, टाइल्स मार्बल ये सब तो लास्ट का चीज है, जब बिल्डिंग पूरा रेडी हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग फिनिशिंग में वो लगाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल आए बट अकॉर्डिंग टू वर्क है। टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज एंड ग्राउंड कंडीशन। क्लियर। साइट साइट लेआउट किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स है, तो लोकेशन ऑफ साइट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, एक्सेस टू द साइट, बल्क मटेरियल, टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज एंड ग्राउंड कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ जॉब लेआउट। The following are the principle of job layout. They provide economy, efficiency, readiness, and safety. The site should have preferably two openings, one for entry and other for exit. जो जॉब लेआउट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ओपनिंग्स कोशिश करते हैं कि दे, जैसे यहाँ पे भी देखो दो है, यहाँ से कटा हुआ, तो यहाँ से अगर आए तो ये इधर से आए और राउंड लगा के यहाँ से निकल गए, गाड़ी हमको बैक नहीं करना पड़ेगा, जो ट्रक आएगा ट्रेलर आएगा वो इसी को कंटिन्यू करते हुए निकल जाएगा। क्लियर। इफ देयर इज ओनली वन गेट देन इट इज प्रिफरेबली टू प्रोवाइड अ क्रॉस ओवर नियर द गेट। क्रॉस ओवर का मतलब कि टू वे होना चाहिए, ऐसे गया ये घूम के वापस से निकल गया, मतलब कहने का मतलब वही है कि गाड़ी को हमको रिटर्न ना घुमाना। ठीक है, बैक गियर पे गाड़ी ना चलाना पड़े। क्लियर। द जनरल ऑफिस शुड बी लोकेटेड नियर द मेन गेट। दिस अवॉइड कंफ्यूजन एट कंस्ट्रक्शन साइट। जो मेन ऑफिस होता है जनरल ऑफिस, वो कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे आपका मेन गेट है, जैसे यहाँ साइट ऑफिस दिख रहा है ना, तो ये मेन गेट के पास होना चाहिए। ये सब चीजें हम फॉलो करते हैं जब हम एक साइट का जॉब लेआउट बनाते हैं। ठीक है। द गोडाउन शुड बी लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द जनरल ऑफिस। जो गोडाउन है उसको जनरल ऑफिस के ही बगल में रखते हैं। इट फैसिलिटेट्स डिलीवरी ऑफ द मटेरियल टू बी स्टोर्ड इन। इट ऑल्सो परमिट्स अ क्लोजर सुपरविजन ऑफ द स्टोर। जब ऑफिस के बगल में ही, समझना, ऑफिस के बगल में अगर हम स्टोर बनाते हैं, स्टोर कहने का मतलब क्या, इसको हम पैक करके रखेंगे, ऐसा चीजें रखेंगे जो महंगा आइटम है और जिसमें वेदरिंग इफेक्ट ना हो। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा, जैसे आपका हो गया वाइब्रेटर मशीन हो गया, कॉम्पैक्शन मशीन हो गया, ये सारा चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं तो एक तो सेफ एरिया पे रखेंगे ना। वेदरिंग इफेक्ट कहने का मतलब कि सीमेंट खराब हो जाता है, तो वो सबको इस पे रखेंगे। तो क्योंकि ये साइट ऑफिस के बगल में रहेगा, मेन ऑफिस के बगल में रहेगा, तो यहाँ पे तो ऑफिसर्स बैठेंगे, तो चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा ज्यादा, और मटेरियल भी सेफ रहेगा, लुक ओवर होते रहेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी रोड में बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द ओपनिंग एरिया। इट promotes the flow of material and movement of equipment. In fact, if such roads are required to be constructed in the project, it is better to construct them first so that this can be used during the construction proper. अब देखो, देखो यहाँ पे ये जो हाईकोर्ट है, अगर इसको इसका व्यू को चेंज करें, लेयर्स में जाके इसको, हम्म, देखो ये ये वाला हो गया आपका मेन रोड, यहाँ से हो गया आपका एक्सेस इसके अंदर आने का। अब देखो है तो ये पूरा आपका हाई कोर्ट का ही एरिया, पूरा ये सर्कल देखो। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए क्या था कि ये सब तो रोड ही बनता ना, ये तो है रोड, ये सर्कल में पूरा रोड है। जब रोड है आपको यहाँ पे बनाना है, तो जॉब लेआउट क्या कहता है कि अगर आपको टेम्पररी रोड बनाना ही है और वहां पे पहले से अगर रोड है प्रोजेक्ट में, if such roads are required to be constructed in the project, it is better to construct them first.
कहने का मतलब कि अगर आपको रोड बनाना ही है, अगर वो आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो हम लोग पहले ही इसको रोड को बना लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो हमको मटेरियल लेके आना है, हमारा एक्सेस इजी हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू हाई कोर्ट है, ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। क्लियर। द वर्कशॉप फॉर जॉइंटर, fitter, electrician should be decided and located by balancing easy and short access route। जो वर्कशॉप होगा वो जॉइनर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन ये सारे काम करते हैं साइट पे। तो इन सब का भी लोकेशन ऐसा हो कि वो सारे काम को हम लोग बैलेंस कर सके और एक्सेस रूट में हो। ठीक है। स्टाफ एकोमोडेशन शुड बी always from noise, should be away from noise। It should be concentrated in one area to promote communication and reduce the cost of facilities and service। स्टाफ का जो एकोमोडेशन होगा, जैसे अभी आपको पता है ना कि क्रेन कंटेनर अलग से आता है, वो रहता है, और कंटेनर शो किए थे। तो ऑफिस वाला जितना एरिया रहेगा जहाँ पे आदमी लोग रहेंगे, वो ऐसा जगह पे हम लोग उसको डिजाइन करेंगे, ऐसा एरिया में रखेंगे, कंस्ट्रक्शन का साउंड जो होगा, वो जो नॉइज होगा, उससे थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है। जहाँ पे हेवी वर्क होता है, ठोकने का पिटने वाला काम होता है सब, तो उस जगह से हम लोग थोड़ा सा दूर रखते हैं ताकि डिस्कशन वगैरह आराम से हो सके। क्लियर। द एग्जिस्टिंग सर्विस शुड बी यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। इस लाइन का मतलब बता सकता है कोई? देखो, जो पहले से जैसे इसके आसपास जो पहले से सर्विस है ना, वो सबको भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप यहीं पे देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ है पहले से, जैसे कुछ शॉप हो गया, कुछ होटल्स हो गया छोटा मोटा। ठीक है। तो वो सबको भी हम लोग यहाँ पे यूज में लेते हैं। क्लियर। तो ये सारा था आपका एक प्रिंसिपल ऑफ जॉब लेआउट। ट्रिक ये है एग्जाम में नंबर उठाने का कि अगर जॉब लेआउट से क्वेश्चन पूछता है, तो आप जैसे कि मान लो पूछ दिया आपसे कि फैक्टर्स बताइए, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ जॉब लेआउट भी डिस्क्राइब कीजिए। तो सिर्फ टेक्स्ट लिखने के साथ साथ अगर आप इस तरह का फिगर बनाओगे कि यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया है, बिल्डिंग का, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे साइट ऑफिस है, स्टोर है, एग्रीगेट, तो इस तरीके से अगर आप बना दो तो वो नंबर ज्यादा मिलता है। ठीक है। नीचे में लिख देना जॉब लेआउट फॉर अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा, तो ये वाला टोटल खत्म हो गया। ठीक है। की प्लान, जॉब लेआउट, मोबिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, ये टॉपिक्स हमारा खत्म हो गया। अगला देखते हैं रोल ऑफ ओनर, कॉन्ट्रैक्टर एंड डिजाइनर। ओनर का क्या रोल है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट, पैसा तो वही देगा ना। प्रोवाइडिंग साइट सर्वे, साइट सर्वे भी कराएगा, बिना साइट सर्वे का तो काम स्टार्ट होगा नहीं। सिक्योरिंग एंड पेइंग फॉर असेसमेंट, जैसे 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 काम होता जाएगा वो उसका धीरे धीरे पे आउट भी करते चलेगा। वारंटिंग द प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, देखो जो प्रोजेक्ट कर बनवा रहा है, जैसे झारखंड गवर्नमेंट ही इस प्लान को बनवाया, तो वो इंश्योर करेगा ना, कि वो गारंटी लेगा ना कि हाँ, जो यहाँ पे प्लान है वो हम अप्रूव करते हैं। ठीक है। वो फाइनल कॉल देगा तभी तो वो काम आगे होगा। और जिस स्पेसिफिकेशन में ओके करेगा कि एक फर्स्ट क्लास ब्रिक पे काम होना चाहिए, सेकंड क्लास ब्रिक में होना चाहिए, कि डबल एसी ब्लॉक का यूज हो सकता है, वो सारा स्पेसिफिकेशन आता है।
तो प्लान और स्पेसिफिकेशन को भी वो अप्रूवल देगा, उसी को वारंटिंग द प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वारंटिंग ऑन अ फर्निश्ड मटेरियल। जो मटेरियल फर्निशिंग में यूज होगा वो सारा का भी वो अप्रूवल देगा। नेक्स्ट, डिस्क्लोजिंग सुपीरियर नॉलेज। जो उसके पास नॉलेज है, जो उसके पास आइडिया है, जिस तरीके से काम वो एग्जीक्यूट कराना चाहता है, वो भी एक बार डिस्कस होगा, वो भी अपना ओपिनियन देगा। ठीक है। एक्टिंग ऑन क्लैरिफिकेशन एंड चेंजेस। अगर कुछ भी चेंज हो रहा है और किसी काम का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी ओनर प्रोवाइड करेगा, डिस्कस होगा। मान लो कोई भी चेंज करना हो, जैसे कि अगर एक घर का ही अगर बात करें तो 3 फीट की जगह पे अगर बात हो गया कि वो 4 फीट बनाना है छज्जा, ठीक है, जो हम बालकनी बनाना चाहेंगे वो 3 फीट की जगह 4 फीट का बनाना चाहेंगे, तो उस पर भी तो वो क्लैरिफिकेशन देगा ना। और जो चेंज होगा वो भी वो बताएगा कि नहीं आपको यहाँ पे ये चेंज कराना है। इंटरप्रेटिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी काम होगा वो सारे पे वो हेल्प करेगा। कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है। सेलेक्टिंग ऑल प्रोफेशनल्स ऑन द प्रोजेक्ट। तो जो जिस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है वहां पे कौन कौन किस टाइप का मिस्त्री काम करेगा, वो सारा चीजें भी वो चेकआउट करेगा। ओनर के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो रहेगा। अगर आप ही घर बनाओगे आप भी तो इंश्योर करोगे ना कि जो काम कर रहा है कि वो हाईली स्किल्ड लेबर काम करे, इसको प्रोफेशनल्स कहते हैं। ठीक है। अब जो अनस्किल्ड लेबर है, जैसे कि कोई कुली है, अब उससे दीवार जोड़ाएगा तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा जोड़ेगा, तो वो सब चीजों को चेकआउट करना ये सब ओनर का भी काम होता है। ठीक है। इंटरैक्टिंग विद वेरियस गवर्नमेंटल बॉडी। अब देखो, जो नक्शा बनता है उसको पास कराना भी पड़ता है, तो गवर्नमेंट बॉडी से जितना भी वो सारे चीजों को लीगल कराना रहा, लाइसेंस लेना रहा, वो सारे चीजें का काम ओनर ही करेगा। जैसे कि एक रसीद कटता है, मालगुजारी बोलते हैं जमीन का, तो वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो सारा काम ओनर का होता है। दूसरा क्यों करेगा? आपका जमीन है तो आप ही कराओगे ना सारा चीज, पेपर वर्क तो खुद ही से कराया जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स हुआ, वाटर टैक्स हुआ, तो वो सब का रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है, तो सारा काम वो ओनर का रहेगा। ठीक है। अगर मान लो किसी फिनिश प्रोजेक्ट को बेचना है, इंटरेक्टिंग विद रियल एस्टेट प्रोफेशनल टू सेल द फिनिश्ड प्रोजेक्ट। अगर आपने एक फ्लैट बनाया, आप उसको बेचना है रियल एस्टेट में, तो उस पर भी तो फाइनल कॉल आप ही का होगा। ठीक है। इंटरेक्टिंग विद द टाइटल कंपनीज टू फैसिलिटेट द सेल। सेम चीज है। अगर रियल एस्टेट में बेचना है या फिर किसी कंपनी को बेचना है तो वो सारा काम ओनर खुद करेगा, तो ये सारा काम किसका होता है? ओनर का। क्लियर? जो मालिक है ये सारा काम मालिक का रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल है? तो कॉन्ट्रैक्टर का रोल है कि जो काम है उसका प्रॉपर प्लानिंग करे और उसको मैनेज करे। ठीक है। थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स एंट्री इज एट द एग्जीक्यूशन फेज। जो काम स्टार्ट होता है उस समय ना कॉन्ट्रैक्टर का एंट्री होता है। तो जो डेली प्लानिंग होगा और उसका जो मैनेजिंग होगा जॉब का, लाइक रिसोर्स प्लानिंग, ऑपरेशन शेड्यूल, cost based and etc. fall under the scope for the contractor. Managing the resource requires and process of the project। देखो जितना भी काम होता है, जब एक फेज होता है डॉक्यूमेंटेशन का, फिर एक फेज आता है कंस्ट्रक्शन का, तो जहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है वहां से काम आपका कॉन्ट्रैक्टर का चालू हो जाता है। ठीक है। तो मैनेजिंग द रिसोर्सेज requirement and process of the project along with activities like keeping inventories, booking progress update, payment of vendor, subcontractor, testing, and inspection schedules, etc. are essential activities carried out by the general contractor of the project.
अब देखो कि अगर आपका कास्टिंग स्टार्ट हुआ है, आपने आरएमसी में मंगाया। आरएमसी समझते हो? ये वाला। आपने कंक्रीट मंगाया, तो इसका टेस्टिंग भी तो होगा। क्या गारंटी है कि आपने जैसे M20 ग्रेड का कंक्रीट मंगाया कि M20 ही ला के दिया है? इसको हम लोग अलग से क्यूब कास्टिंग करके हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग है, ये सारा काम किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टर करवा के देगा। ठीक है। प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन भी कॉन्ट्रैक्टर करेगा। पेमेंट्स वगैरह जो वेंडर को होगा। ओनर क्या, कॉन्ट्रैक्टर पैसा किससे लेता है? ओनर से। ओनर से वो वीकली पेमेंट ले या डेली पेमेंट ले, वो उनके ऊपर है। बट उसके बाद जो वेंडर में जो पेमेंट होगा वो सारा कॉन्ट्रैक्टर करेगा। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी वही करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है आपका जो डेली का जो जॉब होगा, जो डेली वहां पे काम करेगा, उसका भी मैनेज करने का काम किसका है? कॉन्ट्रैक्टर का। द डेली एक्टिविटीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स आर टू बी मैनेज बाय द जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ensuring all tasks are on track, including the works of subcoordinator, managing the safety and cleanliness of the work site are responsibility of the general contractor. साफ सुथरा काम हो, सब कॉन्ट्रैक्टर को काम देना हुआ। जो भी काम एक डेली बेसिस पे जो काम इंश्योर हुआ, जैसे कि बोला गया है कि आपको आज ब्रिक वर्क करना है अप टू सी लेवल, तो उसका भी काम सही से हो रहा है कि नहीं, उस दिन काम वो कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, लेबर्स को गाइडेंस देना, ये सारा काम कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। ठीक है। प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। देखो, जब कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो वो डिपेंड करता है कि वो विथ मटेरियल काम कर रहा है या विदाउट मटेरियल काम कर रहा है। दो तरीके का टेंडर कॉन्ट्रैक्टर काम उठाता है। कि एक होता है कि विथ मटेरियल, कि जितना भी मटेरियल लगेगा, सैंड, स्टोन, ब्रिक, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जितना भी है, रिइंफोर्समेंट, फिनिशिंग वर्क, टाइल्स, वो सारा एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर ही लेके आएगा साइट पे और काम कराएगा। दूसरा होता है कि ओनर सिर्फ लेबर का पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टर को, और जो मटेरियल होगा वो ओनर खुद ला के देगा। ठीक है, तो दो तरीके का काम होता है, एक विथ मटेरियल काम, एक विदाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर विथ मटेरियल काम हुआ है तो सारा बिल्डिंग का मटेरियल जो लाएगा वो जिम्मेदारी किसका? कॉन्ट्रैक्टर का। बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म, generally the contractor is responsible for providing all the building material and equipment needs to run the project. The contractor responsibility is to verify the vendor and ensure the quality of the material coming to the construction site. देखो, पहले ही लाइन लिखा है कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म, कि ओनर के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है, कि विथ मटेरियल है या विदाउट मटेरियल। तो जनरली क्या होता है कि विथ मटेरियल जो काम होता है, उसमें सारा बिल्डिंग मटेरियल का काम देने का काम किसका? कॉन्ट्रैक्टर का। और कॉन्ट्रैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्ट्रैक्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस वेंडर से ले रहा है वो वेंडर सही होना चाहिए, जो मटेरियल आ रहा है उसका क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। क्लियर? The responsibility also include that all the materials should reach the site on time and are of desired quality, while keeping in mind that the client's expectation and the project budget. If under quality material are supplied, the general constructor must check and exchange them. ये कॉन्ट्रैक्टर का ही काम है कि मटेरियल जो आएगा वो साइट पे टाइम पे आना चाहिए, और जैसा क्वालिटी का काम हो रहा है उसी तरह का आना चाहिए मटेरियल, जैसा क्लाइंट के साथ
बात हुआ है और जिस बजट पे बात हुआ है। ठीक है। अब बात हुआ है कि लोकल टाइल्स लगाने का, और साइट पे अब वो कहाँ से लेके आएगा? कजरिया का टाइल्स महंगा आता है। ठीक है। बात हुआ है जिंदल पैंथर का रीइंफोर्समेंट लगाने का, और बाद में बोला जा रहा है कि नहीं, टाटा का स्टील लगाइए। नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम अगर टाटा का बात हुआ है, ने टाटा टिस्कन का रीइंफोर्समेंट यूज करेंगे साइट पे, उसका बिलिंग हुआ प्रोजेक्ट पे, उसका बजट बना है, तो फिर वो वहां पे जिंदल का मटेरियल नहीं लगा सकता। जब पैसा टाटा का ले रहे हो तो फिर टाटा का ही आना चाहिए ना। तो इफ अंडर क्वालिटी मटेरियल आर सप्लाई, अगर क्वालिटी कम है, अंडर क्वालिटी आ रहा है, कोई लोकल आ रहा है माल, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि उसको चेक करे और उसको एक्सचेंज करवा के लाए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के अंडर भी सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, कंसल्टेंट होता है, वेंडर होता है। वेंडर कहने का मतलब कि जो दुकानदार है, जो आपको मटेरियल सप्लाई करता है। कंसल्टेंट भी सेम काम ही है, बस उससे थोड़ा सा एक ऊपर लेवल का होता है, वो मटेरियल के साथ और भी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करता है। और उससे ऊपर होता है सब कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर है तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया कि यहाँ पे जो मटेरियल आएगा, ईटा बालू गिट्टी, ये आपका काम। ठीक है। कंसल्टेंट को काम दे दिया कि आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि जो काम हो रहा है उसका टेस्टिंग वगैरह, क्यूब टेस्टिंग, सीमेंट का टेस्टिंग, एज पर डिजाइन काम हो रहा है कि नहीं, ये सारा काम कंसल्टेंट को दे दिया। और जो छोटा मोटा चीज है वो उसको वेंडर को काम दे दिया कि ठीक है, ये सारा चीजें का सप्लाई वेंडर करेगा। तो इन सबको मैनेज करने का काम किसका? जिसके साथ जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम। ठीक है। Many specialized subcontractors are appointed on the site to carry out specific work. Also, different design consultants are involved along with vendors and suppliers of other building material and equipment used on site. ठीक है, सेम ही चीज लिखा हुआ है कि बहुत सारा सब कॉन्ट्रैक्टर भी एक प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सारा सब कॉन्ट्रैक्टर भी वहां पे होता है। ठीक है। देखो, अगर बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्टर का बस का बात नहीं है कि इतना सारा मटेरियल को प्रोवाइड करा पाए। ठीक है। तो बहुत अलग अलग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को भी काम दिया जाता है कि मटेरियल का सप्लाई ना रुके, सो दैट कि जो टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन करना है वो फुलफिल हो पाए। ऑल दिस पार्टीज आर मैनेज एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द प्रोजेक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना भी ये सब है, सब कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, वेंडर, ये सारा जनरल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट और मैनेज करता है एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने में। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे मंडे से करेंगे। ठीक है। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो बोलो। अटेंडेंस बना लीजिएगा, ग्रुप में भेज दिए हैं, ये नया लिंक है, इस पर अटेंडेंस बना लीजिएगा, ये वाला है। ठीक है। साइट मैनेजमेंट।